जी तो हम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 25 पेपर 41। जो अभी आप लोगों का पेपर हुआ है मई जून सीरीज का। तो ये वो वाला पेपर हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, सेक्शन ए डेटा रिस्पॉन्स होता है, आपको ये बात पता है। प्रॉब्लम ये है कि जो नए पेपर्स आते हैं उनमें कॉपीराइट का इशू होता है, जिसकी वजह से कंटेंट नहीं आ पाता सेक्शन ए का। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं, जो आपके पास पोर्टल है, पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं। तो वो सारा वहाँ से सेक्शन ए अपना देख सकते हो, बट सेक्शन ए लाजमी देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्री के वो मार्क्स होते हैं। कम से कम भी अगर आपने 12-15 मार्क्स उसमें स्कोर कर लिए तो फिर आपका ए आसान हो जाता है। तो हम लोग पेपर 41 के पार्ट सेक्शन बी पे चलते हैं पहले तो। सेक्शन बी आपसे कहता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर, अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम और हम लोग उसमें डायग्राम ना बनाएं तो क्या गुंजाइश है, मार्क्स कितने मिलेंगे, क्या होगा। तो बेटा आपको 20 में से मुश्किल से 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे या 5 मार्क्स मिलेंगे हद मार के, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में जहां पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, वहां पे आपने डायग्राम नहीं बनाई। क्योंकि देखो, आपका फिर 90% जो आंसर है वो उन्हीं डायग्राम्स और उनकी एक्सप्लेनेशन पे बेस करता है। अगर आपने डायग्राम ही नहीं बनाई तो आपके पास लिखने का है क्या, कुछ भी नहीं। तो आपको कुछ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे उसके। तो कह रहा है जी कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट द यूज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड चेंज इन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। कहता है कि यार मुझे ये बताएं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कि अगर आपकी प्राइसेस पे चेंज आता है, अगर आपकी प्राइस पे चेंज आता है तो उससे क्या अफेक्ट आएगा। ठीक है, उससे क्या अफेक्ट आएगा। अब वो प्राइस बढ़ा दें, प्राइस कम कर दें, वो आपकी मर्जी है। सीधा सीधा इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का केस बनेगा यहाँ पे। कहता है कि मुझे रिलेशनशिप बता दो बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कि कंज्यूमर की डिमांड पे क्या अफेक्ट चलेगा और प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या अफेक्ट चल रहा है उसकी वजह से। तो सिंपल सा इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां पर आएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक मर्तबा टॉपिकल पेपर्स में कर चुके हैं, जहां पे वो पूछ रहा था explain using diagram with the help of indifference curve analysis what will be the effect if there is an increase in price level on normal good and given good। इस तरह का क्वेश्चन था। तो वही एक प्रोसीजर आपका फॉलो हो रहा है, कोई नई चीज इसमें है नहीं। स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे आप। स्टार्टिंग आपने बेसिक उसको डेफिनेशंस देने, आपने उसको बेसिक की कॉन्सेप्ट्स बताने। डेफिनेशन, अच्छा ये 14 मार्क का है, AO1 AO2 मिला के 14 मार्क बनते हैं। आपने इंडिफरेंस कर्व उसको डिफाइन किया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट यूटिलिटी लेवल बता रहा होता है। बजट लाइन क्या बताता है, जो हम लोग बाय कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद माय गिवन इनकम, विद माय गिवन रिसोर्सेज, या मैं विद माय गिवन कैपेबिलिटी कि मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आपने डायग्राम बनाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आपने साथ में इसके लिंक कर दिया है, ठीक है ना। आपने साथ में इसके लिंक कर दिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। और आपने यहाँ पे सारी बातें बतानी है कि स्लोप आपके बजट लाइन का क्या चल रहा है, आपका MRS क्या चल रहा है। MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY। ये इस डायग्राम से आपने लिंक करके बताना है, ठीक है। अब देखो, ये आपका हो गया नॉलेज पार्ट। इसको आप और ज्यादा ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है ना। एप्लीकेशन और एनालिसिस के ऊपर आए जरा। अब उसने बोला कि यार प्राइस चेंज होगी तो उससे मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे जो है वो ओवरऑल इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। ये हैं तो प्राइस डिक्रीज वाली, लेकिन एक नॉर्मल गुड की है और एक इंफीरियर गुड की है, ठीक है। ये वाली जो है हमारी इंफीरियर गुड है, एक नॉर्मल गुड है और एक इंफीरियर गुड, ठीक है। तो ये मैंने दो डायग्राम्स यहाँ पे बना दी हैं। मेरे पास पीछे स्पेस नहीं थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं बनाई। तरीकेकार क्या होता है, देखो बेटा, आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले एक्सप्लेनेशन लिख देते हो, फिर डायग्राम बनाते हो। ये तरीका देखो लॉजिकली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, कि आप वेरिएबल नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे ना फिर एग्जामिनर को। आपको कैसे मालूम कि अगर आपने शुरू में लिख दिया एक्सप्लेनेशन में कि भाई ये ई आ गया, ये E1 आ गया, फिर आपको बैठ के पूरा उसको हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैंने ई उधर इस पॉइंट पे लिखा था तो यहां पर ई आएगा।
मैंने E1 इस पॉइंट पे लिखा था तो यहां पर E1 आएगा, इसमें फंस जाओगे। बेसिक और सबसे आसान तरीका क्या है, आपने नॉलेज दे दी, ठीक है। अब आप उसको बता दीजिए कि हमारे पास इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू हम लोग जो है ये चेंजेस को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, इनको डिटरमिन कर रहे होते हैं कि प्राइस के कम या ज्यादा होने से किस तरह अफेक्ट आएगा, एज शोन इन द डायग्राम बिलो। डायग्राम बना दो, ठीक है। गिफिन की भी बना सकते हैं, यहां पर मैंने नहीं बनाई हुई, आप लोग बनाना चाहो बना सकते हो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये देखो जरा, अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, ये डायग्राम की लेबलिंग आ गई, किस तरीके से आपने करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपने एक्सप्लेन किया, आपने इनकम इफेक्ट शो किया, आपने नॉर्मल गुड इन्फीरियर गुड बताया, लॉ ऑफ डिमांड के साथ आपने लिंक किया। लॉ ऑफ डिमांड के साथ आपने लिंक कर दिया कि भाई जो नॉर्मल गुड है उसमें इलास्टिक होता है क्योंकि लग्जरी गुड होता है, जो इंफीरियर गुड है वो नेसेसिटी गुड होता है इसीलिए इनइलास्टिक होता है। समझे बात को। तो भाई ये बड़ा ही कोई इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। अब अगर मैं इसकी इवैल्यूएशन की बात करूं, तो इवैल्यूएशन देखो जनरली जब भी थ्योरी ऑफ डिमांड से सवाल आता है तो इवैल्यूएशन इसी बेसिस पे होती है कि यार ये कितना एक्यूरेट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो वो उस बेसिस पे आपको इवैल्यूएशन देनी पड़ेगी। अब यहां पे देखें जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यार कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो आपका होता है ये एक थ्योरेटिकल टूल अच्छा है, ये आपको बताता है कि प्राइस अफेक्ट अगर होती है तो उससे कंज्यूमर की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको एक डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझा रहा होता है, कंज्यूमर किस तरीके से डिफरेंस कर्व पे मूवमेंट करता है वगैरह वगैरह। हाउ एवर प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट एंड देन जज के यार मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है यहाँ से। फिर ये अज्यूम करता है कि जितना भी कंज्यूमर इसे कंज्यूम कर रहा है वो सब क्या है, रैशनल, उसको सब पता है क्या अच्छा है, उसको सब पता है क्या बुरा है, उसने अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से सारी चीजों को डिटरमिन करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर ना वो इम्पल्सिव बाइंग कर रहा है, ना वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और वो एडवर्टाइजिंग को नहीं देख रहा, सही है ना। हालांकि रियलिटी में इंसान ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। फिर अजम्पशन पे थ्योरी बेस करती है, अ कंज्यूमर कैन एक्यूरेटली मेजर एंड कंपेयर यूटिलिटी बिटवीन डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड। कहता है इस थ्योरी को ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मैं उस हिसाब से जो है ना हमेशा बेस्ट तरीके से काम कर रहा हूँ, बेस्ट ऑपरेशंस कर रहा हूँ, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इन रियलिटी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी जो होती है बेटा वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। फिर कह रहा है ये मॉडल सिर्फ दो गुड्स पे फोकस करता है। दो गुड्स कौन कौन से, गुड एक्स गुड वाई, तीसरे गुड की गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं, तो ये एक मसले वाली बात आ गई आपके पास। फिर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, जैसे कि सब्सिडीज हो गई, टैक्सेस हो गए, सब्सिट्यूट्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हो गया, इसके बारे में वो डिस्कशन ही नहीं कर रहा, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। लास्टली, कंस्ट्रक्टिंग और टेस्टिंग एन इंडिफरेंस कर्व इन प्रैक्टिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये पूरा थियोरटिकल है, इसमें रियल लाइफ अप्रोच कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इन कंक्लूजन, indifference curve analysis is very useful for explaining consumer choice and for understanding how price change can affect demand through income substitution effect. But in real life, it is limited because of unrealistic assumptions about human behavior, simplicity of the model, and the difficulty of measuring utility. It should therefore be viewed as a conceptual framework, not as a perfect reflection of real consumer behavior. कहता है कि भाई ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हद तक ठीक है, बट ये रियलिटी वाला मामला जो है ना उसमें हम इसको ऐड ऑन नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी पहले क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। कहता है कि द ग्रोथ ऑफ अ फर्म यूजिंग अ टेक ओवर is desire using a takeover is desirable because it enables consumers to benefit from lower prices and the firm to gain additional profits. Evaluate this statement. कहता है अगर हम लोग टेक ओवर करते हैं, यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, अगर हम लोग टेक ओवर करते हैं तो ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि हमारी प्राइसेस कम हो जाएंगी, और फर्म को क्या फायदा है कि हमें
एडिशनल प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। इवैल्यूएट द स्टेटमेंट, ये भी एक बहुत ही इजी आंसर है, बहुत डिटेल्ड है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्राम्स इतनी है नहीं, जनरलाइज्ड आंसर है, आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये कंपैरेटिवली सेक्शन बी जो इस पेपर का है बहुत ही इजी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक आसान से क्वेश्चन में बदल दूं तो वो क्या है? इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इफ अ फर्म ग्रोज इन साइज? बहुत सिंपल सा तरीका सवाल पूछने का वो ये है कि क्या फर्म अगर ग्रो करती है, क्या फर्म अगर ग्रो करती है तो क्या ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है कि नहीं? डिस्कस द व्यू। सबसे आसान तरीके से मैं इस तरह समझा सकता हूं। तो बेटा देखो, इसका पूरा एक चैप्टर है, आप लोगों को बताया हुआ है, पढ़ाया गया है। उसका नाम है लॉन्ग रन, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, लॉन्ग रन वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई हुई है। इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज के बारे में सारी कहानी वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। स्टार्टिंग कैसे कर रहे होंगे आप पहले उसको बता रहे होंगे कि यार लॉन्ग रन क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या है बिटवीन टेक ओवर एंड मर्जर, कितनी तरह से आप टेक ओवर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन, ये सारी कहानी आपको देखो एक्सप्लेन करनी है नॉलेज में। एम ऑफ टेक ओवर, कि टेक ओवर से आपका मकसद क्या पूरा हो रहा है? मेरा नाम बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, ठीक है ना, मेरे प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट शेयर, मार्केट पावर वगैरह वगैरह। जब तक आप बुकिश बातें कर रहे हो, जब तक आप बुकिश डेफिनेशंस दे रहे हो, आप नॉलेज में हो। जब आपने अपने आंसर में बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक शामिल करना शुरू कर दिए, तब आप जो है वो एप्लीकेशन और एनालिसिस की कैटेगरी में चले गए। फिर जो जजमेंट आपकी है कि यार क्या हमेशा ही फायदेमंद है, वो फिर आपका इवैल्यूएशन। स्टार्टिंग क्यों फायदा है? देखो, कंज्यूमर के साथ भी लिंक करना है, प्रोड्यूसर के साथ भी लिंक करना है। कंज्यूमर को क्या फायदा था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर फर्म को मिल रही है, फर्म का फायदा है कि फर्म का खर्चा वगैरह कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो बेटा ओवरऑल प्राइस भी तो कम होगी ना, प्राइस भी तो कम होगी कंज्यूमर के लिए। तो ये एक बड़ा फायदा आपको मिल रहा है यहाँ पे। टेक्निकल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, परचेसिंग इकोनॉमी, सब यहाँ पे लिखा हुआ है और सब आपने पढ़ा हुआ भी है। सर डायग्राम, डायग्राम ये रही, डायग्राम ये रही, ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डायग्राम है, ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज की डायग्राम है, ठीक है ना। तो टेक्निकल इकोनॉमीज आ गया, आपके पास मार्केट पावर बढ़ रही है, कि मार्केट पावर आपके पास ग्रो कर रही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स आ गए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स आ गए, इंक्रीज इनोवेशन के बेनिफिट्स आ गए। तो देखो आपके जो बेनिफिट्स हैं, देखो दो तरह के सवाल आते हैं, दो तरह के सवाल आते हैं। जरा नेचर को समझना सीखे, समझे जरा क्या होता है। एक तो सवाल ऐसा है, इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू ग्रो इन साइज? इस तरह के सवाल में क्या होता है कि आपने जो बेनिफिट्स लिखे हैं वो आपके आ गए एप्लीकेशन एनालिसिस में, और जो आप ड्रॉबैक्स लिखेंगे और जजमेंट देंगे वो चला जाएगा इवैल्यूएशन। यार इसमें ये मसले मसाइल भी हैं, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक सवाल ऐसा आता है, एक क्वेश्चन का नेचर ये है कि भाई इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू ग्रो इन साइज? बेनिफिट लिखा तो नॉलेज, बेनिफिट लिखा तो एप्लीकेशन, ड्रॉबैक लिखा तो इवैल्यूएशन। दूसरा सवाल कि यार ये दो पॉलिसीज में से कौन सी पॉलिसी अच्छी है? तो जहां पर ये फड्डेबाजी वाला काम आ जाता है ना, कि दो पॉलिसीज को आप कंपेयर करें, तो इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक्स एप्लीकेशन पॉलिसी वन के, इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक्स पॉलिसी टू के, एप्लीकेशन एनालिसिस, दोनों का जब कंपैरिजन होगा और जजमेंट होगी वो इवैल्यूएशन में है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपली पूछा हुआ है कि यार इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू ग्रो इन साइज? आपने पहले बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है, आपने ये डायग्राम बनाई, प्यालों वाली डायग्राम इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, ये आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल रही है जहां पर बेटा आपकी कॉस्ट जो है वो, आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, तो ये आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ गई है। अब आ जाएं कि क्या ये हमेशा फायदेमंद रहेगा आपके लिए कि अगर आप ग्रो करते हैं साइज में? तो देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। कहता है कि यार ऑल दो टेक ओवर कैन हेल्प फर्म ग्रो क्विकली, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से सेविंग हो जाती है, बट हमेशा ही बेनिफिशियल ये नहीं होती। रीजन बीइंग कि जब एक बड़ा इदारा बन जाता है टेक ओवर के बाद, मोनोपोली पावर आपको भले मिल जाए, कंपटीशन भले कम हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग प्राइसेस कम करें। बेटा खुद सोचो, अगर आप मोनोपोली हो तो क्या आप प्राइसेस कम करोगे? तो प्राइस बढ़ाओगे ना यार, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, समझे। आप कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे,
ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेंगे, ठीक है ना। फिर कॉस्टली होता है, खर्चा होता है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ यहाँ पे लिंक हो रहा है, ये लो इसको लिंक करो यहाँ पे, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना। फर्दर मोर कल्चरल क्लैशेस भी यहाँ पे आ सकते हैं भाई। देखो अब मैंने अगर लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने जैज को टेक ओवर कर लिया, अब मेरा काम करने का तरीका कुछ और है, जैज के काम करने का तरीका कुछ और है, लड़ाई झगड़े होंगे, हमारे वर्कर्स में लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होंगे, दंगे होंगे, प्रॉब्लम है ना बेटा। तो ये लड़ाई झगड़े हमारे पास आ सकते हैं, ये परेशानियां हमारे पास आ सकती हैं, समझे बात को। तो ये कुछ टेंशनें हमारे पास हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, दिस कैन लोअर स्टाफ मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी, देयर इज आल्सो रिस्क दैट कंपटीशन अथॉरिटीज मे इंटरवीन और इम्पोज रेगुलेशन इफ द टेक ओवर क्रिएट्स टू मच मार्केट पावर। गवर्नमेंट आपके पास पंगे डाल सकती है। एनदर ड्रॉबैक इज जॉब लॉसेस, जॉब आपकी खराब हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं, थेफ्ट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, 100 प्रॉब्लम्स है, 100 परेशानियां। इन कंक्लूजन, growth of a firm always growth of a firm through takeover is not always desirable. It can be beneficial when it leads to real cost saving, improved efficiency, and lower prices. However, if it results in monopoly power, inefficiency, and rising costs, it may harm both consumer and the economy. Thus, the success of takeover depends on effective management, market competition, and whether the firm prioritizes consumer welfare as well as profit. ठीक है। अगर मैं आपकी जगह पे होता और पर्सनली मुझे इन दो क्वेश्चन में से कोई सेलेक्ट करना होता ना, तो मैं ये वाला करता, मैं ये वाला अटेम्प्ट करता। क्योंकि देखो यहां पर उसने ना एक चीज इस वाले में, ये चीज जो इसने लिख दी ना, इस पे मुझे फंसा दिया। एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, अगर मेरी डायग्राम में 19-20 का भी मसला हुआ तो मेरा वहीं पे मेरी ऐसी तैसी कर देगा। तो देखो हर बार ना इस तरह हमें डिसाइड नहीं करना होता कि यार मैं इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बहुत पक्का हूं तो मैं यही करूंगा, मैं इसको देखूंगा भी नहीं। बेटा स्मार्टली सोचा करें, ठीक है ना। आप इसमें 10 पन्ने भर के 10 मार्क ले रहे हो, ठीक है ना। आप इसमें 10 पन्ने भर के 10 मार्क ले रहे हो, और लिखने का कंटेंट काफी ज्यादा है, आपको इसका कंटेंट इतना नहीं आता, बट फिर भी कुछ ना कुछ करके 3-4 पेज आपने लिख के चलो 12 मार्क ले लिए, तो बेटा मैं तो फिर यही प्रेफर करूंगा ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कंटेंट कम लिखा हुआ है, या डायग्राम कम है, या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थ्योरेटिकल बेस ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपके अगर 12 से 15 मार्क्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा ना भाई, आप स्मार्ट वर्क करें, आप टाइम बचाएं, समझे। ओवरऑल दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट मैं ये मुझे ज्यादा पसंद आया, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यही करता। सेक्शन सी पे आइएगा। कहता है अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग स्टैगफ्लेशन when there is a high rate of inflation at the same time as a negative output gap. With the help of a diagram, evaluate the effectiveness of using fiscal policy to solve this problem. What is stagflation? What is stagflation? स्टैगफ्लेशन बेटे मैंने आपको पढ़ाया था फिलिप्स कर्व के चैप्टर में, और मैंने स्टैगफ्लेशन के बारे में एक बात बताई थी। जनरली फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज फिलिप्स कर्व बोलता है ना, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ये फिलिप्स कर्व कहता है। हालांकि स्टैगफ्लेशन क्या कहता है, स्टैगफ्लेशन कहता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और स्टैगफ्लेशन किसके साथ लिंक कर रहा होता है, सप्लाई साइड फैक्टर्स के साथ, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ। एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, प्राइस बढ़ी, एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ेगी पॉलिसीज की वजह से, तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी, एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। ये स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये एक्सप्लेन अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग स्टैगफ्लेशन, यानी कि एक तरीके से कॉस्ट पुश के जो मामला हैं वो चल रहे हैं। When there is a high rate of inflation at the same time as a negative output gap. बेटा what is negative output gap? Deflationary gap. क्या कह रहा है, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये एक और कंडीशन आ गई, ये एक और कंडीशन आ गई सप्लाई साइड फैक्टर की। रीजन बीइंग, बेटा देखो अगर तो मैं कहता, चलो यहां पे देखो, ऐसे देखो, ये एल आर एस आ गया, ये एल आर एस आ गया, ये आपका पोटेंशियल आ गया,
ठीक है ना। अगर तो मैं कहता कि इन्फ्लेशन आ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपका डिफ्लेशनरी गैप जो है ना वो कम होगा। आपका डिफ्लेशनरी गैप ये देखो, ये कम होता रहेगा। ठीक है ना, यानी कि आपका नेगेटिव आउटपुट गैप जो है वो कम होगा। यहां पर वो कह रहा है कि तुम्हारे पास महंगाई भी आ रही है प्लस नेगेटिव आउटपुट गैप भी आ रहा है। अब जब दो बातें वो ऐसी कर रहा है, इनका लिंक सीधा सीधा सप्लाई के साथ है। कैसे, ये देखो जरा। ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है ना। ये प्राइस है, ये जीडीपी आ गया। कहता है कि तुम्हारे मुल्क में महंगाई भी आ रही है, महंगाई भी आ रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो रहा है, और एट द सेम टाइम तुम्हारा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव आउटपुट गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि भाई जरा मुझे बताएं कि फिस्कल पॉलिसी लगाने वाले हैं, क्या ये पॉलिसी करेक्ट है कि नहीं, कि आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। यहां पे देखें जरा, डिफाइन स्टैगफ्लेशन। आपको बहुत डिटेल में बता दिया स्टैगफ्लेशन होता क्या है, किसके साथ वो लिंक कर रहा होता है। नेगेटिव आउटपुट गैप जब आपका एक्चुअल कम होता है, पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप। फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का टूल आ गया, टैक्सेस का टूल आ गया। और इसमें दो तरह की पॉलिसीज होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये पूरे का पूरा आपका आ गया बेटा नॉलेज पार्ट। सही है। अब डायग्राम्स कौन कौन सी बनेंगी ये देखो, ये देखो जरा। सबसे पहले तो ये डायग्राम आ गई, सही है। ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप है विच इज योर पॉजिटिव आउटपुट गैप, और ये आपका डिफ्लेशनरी गैप है विच इज योर नेगेटिव आउटपुट गैप। सही है। आप चाहे तो ये डायग्राम बना लो, या आप ये वाली डायग्राम बना लो, ये सारी आपने सीखी हुई है बेटा। ये देखो, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, पोटेंशियल यहां पे है तो डिफ्लेशनरी गैप आ गया, नेगेटिव आउटपुट गैप। मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, पोटेंशियल यहां पे है तो पॉजिटिव आउटपुट गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। सही है। और ये आपकी मैंने डायग्राम बना दी है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा, एडी बढ़ा, वगैरह वगैरह। सही है। अब ये देखो जरा, डायग्राम्स टू यूज, कि वही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल भी आप बना सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, उसका इंपैक्ट शो करने के लिए। हाउ फिस्कल पॉलिसी वर्क्स ड्यूरिंग स्टैगफ्लेशन। अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे तो क्या होगा, आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे सुनो क्या है। डायग्राम को आप साथ साथ लिंक करते जा रहे हैं कि ये देखो, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और ये मेरे पास देखो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रही है। स्टैगफ्लेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल तो मेरे पास कम हो रही है, बट एट द सेम टाइम बेटा प्राइसेस बढ़ रही हैं, यानी कि अब इसने स्टैगफ्लेशन को उलट कर दिया है। नेगेटिव रिलेशनशिप आना शुरू हो गया कि प्राइस बढ़ेगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती रहेगी बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती रहेगी। तो अब ये नेगेटिव रिलेशन की तरफ जा रहा है। तो आपने ये पूरा उसको एक्सप्लेन करना है विद बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स कि भाई क्या क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है ना। अब जरा इवैल्यूएशन पढ़ो। कहता है फिस्कल पॉलिसी को हम यूज कर सकते हैं टू डील विद स्टैगफ्लेशन बट लिमिटेड इफेक्टिवनेस के साथ। क्योंकि स्टैगफ्लेशन किसकी वजह से होती है, एग्रीगेट सप्लाई से। और फिस्कल पॉलिसी किसको अफेक्ट करता है, एग्रीगेट डिमांड को। तो अगर आप टैक्सेस कम करते हैं या बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो भी करते हैं, आप इस चीज से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे। या तो आप प्राइसेस को रिड्यूस करोगे, या तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करोगे। दोनों को एक साथ अचीव करना इम्पॉसिबल है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि यार, if the government increases spending or cuts taxes to close negative output gap, this will boost demand, help reduce unemployment in the short run, but increase price level। ठीक है ना, मेकिंग इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उसको गिरा देते हैं, आप उसको गिरा देते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। अ मोर इफेक्टिव सोल्यूशन विल बी सप्लाई साइड पॉलिसी। क्यों, क्योंकि बेटा आपके पास प्रॉब्लम चल रही है स्टैगफ्लेशन की, तो आप फिस्कल पॉलिसी से कैसे सॉल्व करेंगे उसको, आप नहीं कर सकते। तो सप्लाई साइड पॉलिसी में क्या है, आप अपने एग्रीगेट सप्लाई को बेटा राइटवर्ड शिफ्ट करते हो, राइटवर्ड उसको बढ़ाएंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी लगाएंगे। इससे आउटपुट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है ना। बट अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा अरसा गुजार देगी आपका। फिस्कल कैन ऑल्सो बी इनफेक्टिव अगर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कम बजट चल रहा है, वो बजट डेफिसिट में जा रही है। ठीक है ना, तो फिस्कल वैसे ही इनफेक्टिव रहे।
सही है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के मसले भी आपके पास आएंगे, वही वाली बात जो हम लोगों ने ड्रॉबैक्स के अंदर पढ़ी हुई है। इन कंक्लूजन, in conclusion, while fiscal policy can temporarily reduce unemployment or inflation, it is not an effective long-term solution for stagflation। कहता है कि भाई कंक्लूजन में अगर फिजिकल पॉलिसी चलो थोड़े हद तक कुछ ना कुछ करेगा, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमेशा ट्रेड ऑफ आ रहा होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे आसान तरीका टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन इज टू इंट्रोड्यूस सप्लाई साइड रिफॉर्म, जिससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़े और हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप भी कम हो और हमारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी कम। बेटे बात समझ गए हैं? कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। A free trade area gains all the benefits associated with being a member of custom union while avoiding all the costs associated with being a member of custom union. Evaluate this state। क्या कहना चाह रहा है जरा बात समझिएगा। कहता है ये कस्टम यूनियन है, ठीक है ना। कंट्री ए और कंट्री बी ये इस यूनियन का पार्ट है। कंट्री सी और डी इस यूनियन का पार्ट नहीं है। कहता है कि सी और डी आपस में करते हैं फ्री ट्रेड, ठीक है। कोई टैरिफ नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई एम्बार्गो, कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं, कोई फ्री, प्रॉपर फ्री ट्रेड चल रहा है। तो क्वेश्चन में वो कहता है कि यार एक फ्री ट्रेड एरिया हर वो बेनिफिट गेन करता है जो कि एक कस्टम यूनियन गेन कर रहा है। यानी कि अगर ए और बी आपस में ट्रेडिंग करेंगे तो उनको कोई टैरिफ वगैरह देने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये बात तो करेक्ट है कि फ्री ट्रेड एरिया हर वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है जो कि एक कस्टम यूनियन एंजॉय कर रहा हो, while avoiding all the cost associated with being a member of custom union। कहता है कि फ्री ट्रेड वो बेनिफिट तो एंजॉय करता है, प्लस एट द सेम टाइम हर वो खर्चा जो कस्टम यूनियन को पड़ता है, फ्री ट्रेड को वो खर्चा नहीं पड़ रहा। कैसे पड़ता है सुनिएगा जरा। अगर कंट्री ए कंट्री सी से सामान मंगवाती है तो कंट्री सी तो यूनियन के बाहर है, तो कंट्री ए को क्या पे करना पड़ेगा? टैरिफ, ठीक है ना। कंट्री ए को क्या पे करना पड़ेगा? टैरिफ पे करना पड़ेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कंट्री सी कंट्री ए से सामान मंगवाता है तो वो तो वैसे ही फ्री ट्रेड है, तो शायद वो टैरिफ पे ना करे। या सी अगर डी से सामान मंगवाता है तो वो टैरिफ नहीं पे करेगा। तो वो ये कह रहा है कि यार फ्री ट्रेड एरिया हर वो बेनिफिट एंजॉय करता है जो कि एक कस्टम यूनियन करता है, और फ्री ट्रेड एरिया हर उस नुकसान से भी बचता है जो एक कस्टम यूनियन को हो रहा होता है। इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। तो फ्री ट्रेड के मामला चलेंगे विद कस्टम यूनियन। देखें जरा, जो कि कंपैरेटिवली एक मुश्किल क्वेश्चन। फ्री ट्रेड एरिया आपने डिफाइन किया, कस्टम यूनियन आपने डिफाइन किया, क्या चल रहा होता है, ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है वो आपने डिफाइन किया। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक आपने बता दिए, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं भाई, स्पेशलाइजेशन हो गया, लार्जर मार्केट हो गई, वगैरह वगैरह। अब आ जाए बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड एरिया पे। सारे बेनिफिट्स आपको पता है कि कंपटीशन जो है वो ज्यादा होता है तो लोग अपनी एफिशिएंसी शो करते हैं, कॉस्ट कम रखते हैं, ज्यादा बड़ा एरिया आपको मिल जाता है खेलने के लिए, स्पेशलाइजेशन के चांसेस होते हैं, प्राइसेस कम होने के चांसेस होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह वगैरह। कस्टम यूनियन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? मेंबर्स में फ्रीली सारी चीजें चल रही हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है यानी कि वो पैसे भी कमा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे पास मामलात में आ जाती हैं। इंटीग्रेशन काफी क्लोज होती है, वर्कर लेबर सब लोग आपस में घूम फिर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन चल रही होती है। तो आपने बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, बेनिफिट्स ऑफ कस्टम यूनियन लिख दिए। अब कॉस्ट ऑफ कस्टम यूनियन क्या है हमारे पास ही? लॉस ऑफ सोवेरेनिटी, कि भाई हमें बाहर वालों पर टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। ट्रेड डाइवर्जन, कि अगर मैं इस कस्टम यूनियन का पार्ट बन गया तो मुझे महंगा सामान खरीदना ही पड़ेगा, वरना बाहर वाले से मंगवाऊंगा तो टैरिफ लग जाएगा। डिसीजन मेकिंग काफी हल्की होती है। पॉसिबल नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि जैसे कि हमारे पास लाइक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स और कोटास स्टिल एग्जिस्ट इन द ब्लॉक, कि भाई भले हम लोग टैरिफ नहीं लगा रहे या भले हम लोग टैक्सेस नहीं लगा रहे, लेकिन एक प्रोडक्ट पे हमने बोला कि भाई इस ये ग्रेड का प्रोडक्ट होना चाहिए, ग्रेड ए क्वालिटी का होना चाहिए, तो ये भी एक बैरियर ही है ना।
कंपैरिजन पे आ जाएंगे, फ्री ट्रेड एरिया अवॉइड्स द लॉस ऑफ कंट्रोल बिकॉज ईच कंट्री मेंटेन इट्स ओन ट्रेड पॉलिसी. However, without a common external tariff, there can be a problem of trade deflection. Goods may enter the bloc through the lowest tariff member and then move freely across borders, which can undermine fair competition. यानी कि एक ब्लॉक में A B C D E, ई वाले ने क्या किया, बाहर से सामान मंगवाया, बिल्कुल कम टैरिफ पे करके, लेट से 10% टैरिफ पे किया, और अब वो सबको महंगा करके बेच रहा है, 15% पैसे ऊपर रख के बेच रहा है. तो ये ड्रामेबाजी भी होती है. अच्छा, इवैल्यूएशन पे आए. Although a free trade appears to gain all the benefit of custom union without cost, this is not fully correct in practice. A free trade area does not benefit from tariff. Free trade between free trade area does benefit from tariff free trade area between members, encouraging efficiency, competition, and economic growth. It also avoids the main cost of a custom union, the loss of economic and political sovereignty. कहता है कि यार ये लोग अपने ही तौर पे फिर काम कर रहे होते हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं होती, फ्री ट्रेड वालों को इनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि हर बंदा अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है. भाई मैं फ्री ट्रेड लेके चल रहा हूँ, क्या पता इंडिया ना लेके चल रहा हूँ, या फॉर क्या पता बांग्लादेश ना लेके चल रहा हूँ, ठीक है. तो ये हर कंट्री का अपना हिसाब होता है. हाउएवर, फ्री ट्रेड एरिया कैन नॉट एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कस्टम यूनियन, क्योंकि वो एक सिंगल मार्केट में काम करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां पे आती है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन होती है, ठीक है ना. फ्री ट्रेड एरियाज बाय कॉन्ट्रास्ट में फेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम सच एज ट्रेड डिफ्लेक्शन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, where goods are imported through countries with the lowest tariff and then re-exported across the bloc. To prevent this, complex rules of origin must be applied, which increases bureaucracy and transportation cost. ठीक है. Moreover, both blocks promote trade creation. Custom union can also suffer from trade diversion. जो problems हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन करवा रहे हैं, ठीक है ना. तो ओवरऑल हमारे पास मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती हैं. इन कंक्लूजन, free trade area can achieve many of the same trade benefits and custom union such as specialization, efficiency वगैरह, while avoiding direct political and policy cost of shared tariff. कहता है कि यार हमें बेनिफिट तो मिलेगा, एट द सेम टाइम हम खर्चों से भी बच सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जीरो कॉस्ट नहीं हो सकती. प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वीकर इंटीग्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. तो अफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि जो फ्री ट्रेड आपस में कर रही हैं कंट्रीज, उनके उनके बीच का कॉपरेशन कैसा है, वो एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं उनके. लॉन्ग रन में वो क्या होगा कि लॉन्ग रन में जो कस्टम यूनियन है वो ज्यादा स्टेबल रहती है, फ्री ट्रेड जो है वो शॉर्ट रन के हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही होती है. समझ गए. ये थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन था, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखने का कंटेंट मेरे पास फिर थोड़ा बहुत ज्यादा है. कोई मसले वाली बात है बेटा? क्लियर. चले जी, क्लास ऑफ कर रहे हैं, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है. चले, अल्लाह.